नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश को लेकर आई ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट की। दरअसल ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट ने चौंका दिया है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा जंगल अगर किसी प्रदेश में कट रहा है तो मध्य प्रदेश है। जबकि मध्य प्रदेश में बात की जाए तो वन माफिया और वन तस्करों को लेकर उतनी बात नहीं होती जितनी दक्षिण के प्रदेशों में हो रही है। बावजूद इसके 460 वर्ग किलोमीटर का जंगल पूरी तरह साफ हो गया है, यानी कि वो फॉरेस्ट लैंड रहा ही नहीं। और ये पूरा की पूरा डाटा आया है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच का, जिसने अपनी सैटेलाइट रिपोर्ट के माध्यम से ये आंकड़े सामने लाए हैं। मध्य प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर है, मध्य प्रदेश जो कि हरियाली के लिए जाना जाता है, उसके ये हालात क्यों हैं, इसी पर हम चर्चा करते हैं अपने मेहमानों के साथ। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय कराएंगे, लेकिन उसके पहले हम दिखाते हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट जो राजधानी भोपाल की है। अगर राजधानी भोपाल के ये हाल है तो हम समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश की स्थितियां क्या होगी। हमारी साथी अंजलि सिंह पहुंची ग्राउंड पर और ग्राउंड जीरो से जो हालात हैं वो किस तरह के हैं वो आपसे साझा करते हैं। प्रदेश में जंगलों की अवैध कटाई जारी है। देख सकते हैं राजधानी भोपाल में यहाँ पर जो है वन की जो जमीन है जिसे ग्रीन बेल्ट करार दिया था, उस पे कहीं ना कहीं जो है अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और कंक्रीट के जो है बड़े बड़े जंगल भी खड़े किए जा रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री ऐसी जमीनों पर जो है अपने बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं। और देखने में ये भी आ रहा है कि जो जमीन है, वन जमीन है, उसको काट के जो है समतल किया जा रहा है और यहाँ पर जो है पूरा जंगल जो है खत्म करने की कगार पर आ गया है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि रोजाना जो है सड़कों पर जो पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं, उन वो भी देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ अंजलि सिंह, INS 24x7 भोपाल। तो ये जमीनी हकीकत है राजधानी भोपाल की। अगर हम पूरी ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की इस रिपोर्ट के संदर्भ में बात करें तो और ज्यादा आप इसलिए चौंक जाएंगे क्योंकि इस रिपोर्ट में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट में जो सैटेलाइट मैपिंग हुई है उसमें साफ तौर पे दिखाया गया है कि मध्य प्रदेश में हाईवे जो बन रहे हैं उनके लिए जो जंगल काटा गया उसकी जगह जंगल लगाया नहीं गया। दूसरी कलाकारी वन माफिया ने की, जहां पर हाईवेज के साइड में तो आपको डेंसिटी दिखेगी, यानी जंगल घने दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे तो जंगल गायब और मैदान नजर आएंगे। चलिए अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। हमारे साथ हैं अजय सिंह यादव जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन। सर आपका स्वागत है। शरद दीक्षित जी हमारे साथ में हैं, इको टूरिज्म एक्सपर्ट हैं और काफी सक्रिय रहे हैं ग्रीनरी को लेकर। शरद जी का स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ में हमारे संतोष गौतम जी हैं, संतोष सिंह जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं अजय सिंह जी के साथ में। अजय सिंह यादव जी, आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से लेके अगर हम बात करें बैतूल हरदा के जंगलों की, किसी भी तरह आप चले जाइए 460 वर्ग किलोमीटर का जंगल, और उसके बावजूद ये स्थिति क्यों बन रही है कि इतने तमाम दावों के बाद मध्य प्रदेश देश का सबसे ज्यादा जंगल काटने वाला प्रदेश बन गया है। अजय सिंह जी। देखिए अनुराग जी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार जंगलों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है वो भी गंभीर है, चाहे भोपाल राजधानी का हो या अन्य भी आसपास के इलाकों की जो बात है। मध्य प्रदेश देश का एक अकेला राज्य जहां 9 राष्ट्रीय अभयारण्य बनाए गए हैं। तो ये मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की और जंगल और प्रकृति को बचाने की जो हमारी मंशा है वो दिखाई देती है। जिस तरह से भोपाल राजधानी से मैं प्रारंभ करूं, तालाब के आसपास के इलाकों में और कैचमेंट में जिस तरह से अतिक्रमण की बात आ रही है, तो जल्द ही भोपाल का मास्टर प्लान आने वाला है और इस मास्टर प्लान के माध्यम से ये सब विसंगतियां दूर हो जाएंगी और जिन लोगों ने भी जंगल या तालाब की जमीनों पर कब्जा किया है उन पे कार्रवाई की जाएगी और कब्जे को हटाया जाएगा। और साथ ही फॉरेस्ट को बचाने के लिए भी जो जरूरी कदम है वो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और जिले स्तर पर टास्क फोर्स भी बनाई गई है और आवश्यक होगी तो कानून में भी परिवर्तन किए जाएंगे और कोई ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो विशेष तौर पर जंगल माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर सके।
आवश्यकता पड़ेगी तो एनएसए जैसी कार्रवाई भी जंगल माफिया के ऊपर की जाएगी। लेकिन ये स्पष्ट तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जंगल माफिया के खिलाफ है, उसको समाप्त किया जाएगा। जंगल माफिया के खिलाफ भाजपा है। संतोष जी के पास पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले शरद दीक्षित जी के पास चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जबलपुर के आसपास महाकौशल में बड़ा डेंस फॉरेस्ट एरिया है। मंडला की बात करें, जबलपुर से ही अगर हम आगे जाते हैं तो अगर पूरी की पूरी तरह से अगर हम देखें एयरपोर्ट के आसपास जो कि पूरा इको टूरिज्म का सिस्टम बना है, और अगर शाहपुरा और आगे के डिंडोरी के क्षेत्रों में जाते हैं, तमाम जगहों पर वन कटाई बड़ी तेजी से हुई। और साथ में एक बड़ी बात यह हुई कि जहां जहां हाईवे बना, क्योंकि टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है, अगर जबलपुर की भी बात करें तो अगर हम मंडला की तरफ जाएं, बालाघाट की तरफ जाएं, सिवनी की तरफ जाएं, सब तरफ। लेकिन इस में कितना आपको लग रहा है कि जो विकास हो रहा है उसमें विनाश नहीं हो रहा, बड़ा इको फ्रेंडली विकास कर रहा है मध्य प्रदेश? शरद जी। देखिए, विकास तो हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है, हमें जल, जंगल और जमीन तीनों बचाना है। खाली जंगल ही नहीं, हमें जंगल भी बचाना है, जल भी बचाना है और जमीन भी बचाना है। अक्सर लोग अपने खेतों में लगे पेड़ों को इसलिए काट देते हैं कि वहां उनकी फसल लगती है और चिड़िया आके वो फसल खा जाती है। ये मैं बहुत जगह देखता हूं, मैंने तो कई पेड़ कटने से रुकवाए हैं। और जबलपुर के आसपास जो विकास हो रहा है उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से काफी संख्या में, बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए और जितने उसके बदले लगाना चाहिए था वो नहीं लगाए गए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने आज इसको यहाँ पर इस विषय को उठाया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। मेरा जो शुरू से जो हम लोगों का अनुभव रहा है कि हमें जल, जंगल, जमीन और जानवर, जो जंगल के जानवर हैं जिनसे हमारा इकोसिस्टम पूरा चलता है, जिससे हमारा पूरा इकोसिस्टम चलता है, जिससे हमारे बादल पानी लाते हैं, जिस जंगल से, जिस हरियाली से हमें ठंडक मिलती है, जिस तरह से निर्माण होते हैं, उस तरह से जो प्लानिंग होती है, वन विभाग हो या कोई भी विभाग हो जो ये सब प्लान करता है, उन्हें कुछ ऐसे पेड़ जरूर लगाना चाहिए और जो जल्दी ग्रोथ करें और शीतलता बनाएं। ऐसी बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनको आप अपने कैंपस में लगा देंगे या जहां पे कटाई हो रही है उसके बदले लगा दें। हाई ग्रोथ, जल्दी ग्रोथ करने वाले पेड़ पौधे हैं, इनको भी हम लगा सकते हैं। विकास के साथ जिस तरह से विनाश हो रहा है उस पे आपका ये जो मुद्दा है, जो आपने आज मुद्दे की बात कही है, उसके लिए हम आपसे पूरी तरह सहमत है और ये होना चाहिए। एक बिल्डर जमीन लेता है, उसके ऊपर बाध्यता होना चाहिए कि वो इतने पौधे, इतने पेड़ यहाँ लगाएगा। अगर वो नहीं लगाता है तो उसको, इसके लिए हमें फॉरेस्ट को पावर देनी चाहिए, इसके लिए हमें लोकल अथॉरिटीज को पावर देनी चाहिए। एक बिल्डर यदि कॉलोनी डेवलप कर रहा है तो उसको 1000 पेड़, और ऐसे पेड़ नहीं जो केवल शो देते हैं, ऐसे पेड़ जो हमारी संस्कृति से भी जुड़े और पर्यटन से भी जुड़े, जो जिससे हमको ऑक्सीजन भी मिले और जिसपे पशु, चिड़िया भी आए, पशु भी रुके। ऐसा जो हमारा इकोसिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए हमें बिल्डरों के से भी प्रयास करना चाहिए और जो सरकारी काम होते हैं उस पे भी हमें इस चीज के लिए सख्ती से हमें काम करने होंगे। और इसके लिए सिर्फ देखिए पार्टियां जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं उसके लिए। पार्टियां आती हैं, जाती हैं, किसी ने आया, किसी ने काटा, किसी ने बनाया, किसी ने लगाया। ये तो जो जमीन पे रह रहा है उस आदमी को अवेयर करने की जरूरत है कि अगर आप अपने आसपास, हमारे संस्कृति में कहा जाता है कि एक हिंदू को अपने जीते जी उतने पेड़ लगा लेने चाहिए जितना उसके लिए लकड़ी लगती है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है शरद जी कि आम आदमी की जिम्मेदारी भी यहाँ पर उतनी तय होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि पावर सबके पास है। फॉरेस्ट एक्ट की बात करें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें और रेरा की बात करें, तमाम जगहों पर शर्तें हैं, शहर से लेके गांव तक, गांव से लेके जंगल तक, हर जगह पर नियम कानून तमाम चीजें हैं। संतोष गौतम जी, मुझे आपने आप बताइए कि कितना इन नियमों का पालन कर रही है सरकार, कितना नियमों का पालन कर रहा है ठेकेदार, कितना नियमों का पालन कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, और कितना नियमों का पालन कर रहा है बिल्डर? और क्या वन माफिया है ही नहीं? क्योंकि हम देखते हैं रेत माफिया पे कार्रवाई की बात तो खूब थोड़ी सुनने को भी मिलती है, वन माफिया पे तो कार्रवाई की बात आजकल बहुत कम सुनने को मिल रही है। जैसे मध्य प्रदेश में जंगल की कटाई बंद ही हो गई हो, लेकिन 460 किलोमीटर स्क्वायर फीट जंगल खत्म हो चुका है। संतोष जी। अनुराग जी, मैं आपको इस बात धन्यवाद दूंगा कि आपने आज इस चर्चा को रखा है। मध्य प्रदेश के संजीदा पत्रकार और वर्षों से आपको जानता हूँ। सबसे पहले तो ये आज का जो मुद्दा है ये रिलेट कर गया दीक्षित बातों से। दीक्षित जी ने कहा कि केवल जंगल को बचाने की
नहीं है। जल, जंगल और जमीन तीनों को बचाने की आवश्यकता है। और आज देखिए, आज का जो दौर चल रहा है, दुर्लभ दुर्दिन चल रहे हैं मध्य प्रदेश, जिसको कहते हैं कि दुर्योग के दिन चल रहे हैं। जल, जंगल और जमीन पर एक साथ खतरा बढ़ रहा है। जंगल का आज आप 460 किलोमीटर जंगल मध्य प्रदेश से काट दिए गए हैं। और दूसरी बात ये की तरफ नहीं देखिए आप कहीं कि जो भूमाफिया है, तो माफिया किससे पे काम कर रहा है, जो लैंड के माध्यम से किसान की जमीनें लेना चाहता है। और जो किसान लगातार विरोध कर रहे हैं कि उनकी जमीनों को इस प्रकार से उनकी मर्जी के बिना, उनकी सहमति के बिना, बिना मुआवजे के न छीना जाए, तो क्या इसमें भूमाफिया शामिल नहीं है? इसका मतलब जंगल के साथ जमीन शामिल हो गई। और आज का एक दुर्लभ संयोग ये भी है कि आज के मुद्दे में जल, जंगल, जमीन तीनों शामिल हो गई। आज ही अखबारों की हेडिंग है कि जो भोपाल का तालाब है उसमें 25% से अधिक जमीन भूमाफिया खा गई, काटकर अपने उपयोग में लिया। तो जल, जंगल, जमीन तीनों गंभीर खतरा, हम कह रहे हैं, अखबार मीडिया कह रहे हैं, आपकी बहस आ रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी का, वो कह रही है कि बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। अरे भाई, बचाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, वो नेताओं का घर भरने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पर केवल जल, जंगल और जमीन की कटाई नहीं हो रही है, इसका अवैध परिवहन का अवैध परिवहन की कारों में भर भर सुना जाता है। हमने देखा नोटों का अवैध परिवहन यहाँ पर होता है, और वो नोट के हैं तो वो बड़ी मछलियां, सौरभ शर्मा जिसको वो झिंगों को और बड़ी मछली चाहती है, वो मगरमच्छ कौन है जिनका संरक्षण है, तो अवैध परिवहन करता है प्रदेश में। अनुराग जी अगर गलत तो बताइए कि करोड़ों रुपए का सोना यही प्रदेश में पकड़ाया था कि नहीं पकड़ाया? 300 करोड़ रुपए कर्मचारी के यहाँ पकड़ाए नहीं पकड़ाए थे? तो अगर अदना छोटी मछली है, अगर इतना रुपया मछलियां कौन है? और क्या वो जल, जंगल, जमीन की कटाई है जो मध्य प्रदेश से खत्म की जा रही है, लूट का हिस्सा? संतोष गौतम जी, थोड़ा सा आपकी आवाज में एक डिस्टरबेंस है, एक बार हम दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अजय सिंह यादव जी के पास हम वापस पहुंचते हैं। अजय सिंह जी, देश में, प्रदेश में सबसे सामने तो राजधानी भोपाल है। राजधानी भोपाल में आप केरवा चले जाइए, केरवा से कालियासोत तक चले जाइए, अफसरों ने जो है, खुद जो जिम्मेदार हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने ग्रीन बेल्ट में बड़े बड़े बंगले तान लिए, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली। सरकार की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। यहां से जो संदेश जाएगा वही तो गांव तक पहुंचेगा, लेकिन हम तो यहीं आंख बंद किए हुए हैं। अजय जी देखिए अनुराग जी, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि भोपाल का मास्टर प्लान 2-3 महीने में आने वाला है, और उस मास्टर प्लान के बाद सभी तरह की चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, और जिन लोगों ने भी इस तरह के अतिक्रमण किए हैं उन पर कार्रवाई तेजी से होगी। कांग्रेस के नेताओं को ये बताना पड़ेगा, अगर भोपाल की हम बात करें तो तालाब के कैचमेंट एरिया, चाहे खानू गांव हो, चाहे केरवा डैम के आसपास के इलाके हो, तो इन इलाकों में किन लोगों की जमीनें हैं और किन के मकान है, कॉलेज बने हुए हैं, ये कौन नहीं जानता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि ऐसे विषयों पर राजनीति करके स्वयं अपने नेताओं पर कार्रवाई करें जो तालाब की जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार स्पष्ट तौर पर माफिया के खिलाफ है, और जो भी आवश्यक होंगे वो कदम उठाए जाएंगे। और मैंने तो आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि आवश्यक पड़ेगी तो इस संदर्भ में कानून भी बनाए जाएंगे। आपने जो विशेषज्ञ शरद जी को बिठाया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। ये लोगों में एक अवेयरनेस का विषय है। जिस तरह से चाहे किसान हो, चाहे आमजन हो, वो अपने खेतों में से पेड़ काट रहे हैं, अपनी निजी जमीनों पर से पेड़ काट रहे हैं, साथ ही बिल्डरों द्वारा भी अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए जिस तरह से जंगल को नष्ट किया गया, ये बहुत गंभीर विषय। इन पर कार्रवाई भी होना चाहिए और लोगों को स्वयं भी सोचना चाहिए। और मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि मध्य प्रदेश देश का अकेला राज्य जहां 9 अभयारण्य बनाए गए हैं, तो सरकार की मंशा दिखाती है कि हम तो चाहते हैं कि जंगल और जमीन तीनों रहे और प्रकृति का जो संतुलन है वो मजबूती के साथ बने। और जंगल की जमीनों को तो वैसे भी मध्य प्रदेश में ना आवंटित किया जाता है, ना जंगल की जमीनों को स्थानांतरित किया जाता है। सरकार का स्पष्ट नियम है कि वन की भूमि को कभी किसी को अलॉट नहीं किया जाएगा, और उसके बाद भी अगर किसी ने अतिक्रमण किए हैं तो वो अतिक्रमण हटाए जाएंगे
और उन कब्जों को हटाया जा रहा है। स्पष्ट तौर पर ये अवेयरनेस का बिल्कुल विषय अजय जी, कांग्रेस आप जो पार्टी बात को- कह रहे हैं मैं सहमत हूं, लेकिन मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा। विकास का कोई विरोध नहीं करता, हम भी विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर जिस रिपोर्ट के माध्यम से हमने इन आंकड़ों को लाया उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तरह ये प्रदेश के लिए अच्छी बात है, जरूरत भी है, लेकिन दूसरी तरह कायदे कानूनों की भी बात है। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हुआ, इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप हुए, खास करके हम आपको बता दें नर्मदापुरम का बाबई, बैतूल का स्थापना, इसी तरह अगर हम बात करें तो मुरैना के आसपास, जबलपुर के आसपास जो आईटी पार्क डेवलप किया गया, डुमना के आसपास की जमीन जबलपुर की, ये हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि रिपोर्ट में मेंशन है। यहां पर डेवलपमेंट के नाम पे जंगल को काटा गया, चाहे हाईवे अथॉरिटी हो, चाहे एमपीआरडीसी हो, चाहे अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटी हो। जैसा कि शरद जी भी कह रहे थे कि अगर आप किसी जगह पर ग्रीन बेल्ट में या कहीं पर भी जंगल काटते हैं, उसके एवज में आपको उतने पेड़ लगाने हैं। लेकिन इन जगहों का जहां का मैंने जिक्र किया, यहां पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में बल्क में पेड़ काटे गए लेकिन नहीं लगाए गए। पर जिम्मेदारी ना तो सरकारी एजेंसियों की तय हुई, ना कॉन्ट्रैक्टर्स की तय हुई, ना हाईवे अथॉरिटी की तय हुई, और ना डेवलपर्स की तय हुई। तो ये तो कहीं ना कहीं आंख बंद है ना, इस पर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी अजय जी। जी इस मामले में स्पष्ट तौर पर नियम है। वो पहले तो वन की जो जमीनें हैं वो किसी को ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन डेवलपमेंट कार्यों के लिए चाहे हाईवे हो या अन्य के डेवलपमेंट के कार्य, वही बात हम कह रहे थे अजय जी कि जो ग्रीन बेल्ट है वो ट्रांसफर नहीं होता। शरद जी के पास पहुंचेंगे। शरद जी, बेहद संवेदनशील तरीके से आपका प्रकृति से जुड़ाव है, जल जंगल जमीन सबकी बात है, मां रेवा की बात करें, मां नर्मदा की बात करें, झीलों की बात करें, जंगल की बात करें। पिछले कुछ सालों में आपने कितना, अगर एक आपने मॉनिटर किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो आपको कितना लगता है कि जो शर्तें हैं डेवलपमेंट की, जो शर्तें हैं विकास की, किसी भी तरह का हो, चाहे वो औद्योगिक हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, जितना जंगल कट रहा है उसकी तुलना में कितने प्रतिशत जो है पेड़ लगाए जा रहे हैं शरद जी? देखिए, एक समय था जब हम रोड से निकलते थे तो हमारे दोनों तरफ आम के झाड़ हुआ करते थे सड़कों पे, आपको याद होगा। और चलते हुए राहगीर भी उसमें से आम तोड़ लेते थे। इस तरह का एक समय था। अब लोगों ने क्या किया, वो आम के झाड़ तो काट दिए, आम के झाड़ काट के वो यूकेलिप्टिस लगाते। यूकेलिप्टिस लगाएंगे जिससे कि जल्दी ग्रोथ दिखे और हरियाली दिखने लगे। हमको हरियाली खाली नहीं दिखाना है, हमको हमारे जो नेचुरल चीजें हैं, जो हमारे बरगद है, पीपल है, नीम है, आम है, और इस तरह के इमली है, इस तरह के जो नेचुरल हमारे जो ओरिजिनल हमारे झाड़ हैं, हमारे पेड़ हैं, जो इनको लगाना चाहिए। भले ही वो 20 साल में बढ़े, 80 साल में बढ़े, 50 साल में बढ़े, लेकिन आने वाली नस्ल फिर उसको देख पाएगी। हमें अच्छे से याद है कि हम जबलपुर से यदि कटनी जाते थे या नरसिंहपुर जाते थे तो दोनों तरफ हमको छाया मिलती थी। आज की स्थिति ये है कि यदि आपकी गाड़ी में नाइट्रोजन नहीं डला है आपकी गाड़ी के चक्के में, तो कई बार गर्मी में चक्के बस्ट हो जाते हैं गाड़ियों के। हाईवे में ये देखा जाता है। और विकास के साथ सबसे बड़ी चीज है, एक इनको ग्रीन ट्रिब्यूनल को टाइट होना पड़ेगा, उसको टाइट होना पड़ेगा। बिल्कुल शरद जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको फिर से बताता हूं, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की ताजा रिपोर्ट है जिसमें मध्य प्रदेश से तकरीबन 500 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर से जंगल साफ हो गया। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये किसी एक प्रदेश के टोटल फॉरेस्ट का आंकड़ा है, और उस पर बेहद गंभीर होने की जरूरत है। आमजन की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी। राजनीतिक पार्टियां शायद अपनी तरफ से आंदोलन के साथ साथ इसके लिए प्रयास भी कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये ऐसा मुद्दा है जिस पर एजेंसी, सरकार से लेके आमजन को भी उतना ही संवेदनशील होने की जरूरत है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े, अजय सिंह जी आपका धन्यवाद, शरद जी आपका धन्यवाद, और साथ में संतोष जी, आप तीनों मेहमानों को धन्यवाद। नमस्कार।